ठीक है। नमस्कार, A1 टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। आज की इस पेशकश में जो दिन भर की जो खबरें रही है उसको जरा जान लें। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होना। जी हाँ, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए और माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल के जो नाम हैं, उनकी जो फहरिस्त है, उसके ऊपर आखिरी मुहर लगाने के लिए दिल्ली दरबार जो है वो पहुंचे। कल सुबह वापस वो लौटेंगे और उसके बाद कल 3:30 बजे जो है वो राजभवन के अंदर मंत्री परिषद को लेकर जो है शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाना है। आधिकारिक तौर पर चीजें सब सामने आ गई है और अब कोशिश इसी बात की है, टकटकी जिस बात पर लगी हुई थी कि आखिर कब कौन से विभाग किस मंत्री को मिलने वाले और मंत्रियों की जो फहरिस्त है वो क्या कुछ रहने वाली है, ये सभी चीजें जो है वो सबके मन में लगातार जो है वो गर कर रही थी। और इसी बात का इंतजार हो रहा था कि शपथ लेने के बाद इतना लंबा समय क्यों, मीडिया लगातार इस मामले को उठाता जा रहा था और लगातार कोशिश इसी बात की थी कि कब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। यहाँ हम आपको बता दें मंत्रिमंडल का विस्तार है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ 2 कैबिनेट मंत्री जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, इसलिए उसको हम मंत्रिमंडल गठन कह सकते हैं। और उसके बाद अब जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजनारायण शर्मा है। जरा समझें कि क्या कौन से वो नाम हो सकते हैं इस फहरिस्त के अंदर जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, किस तरीके से जो है वो इस मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, इस मंत्रिमंडल का जो पूरा खाका है वो किस तरीके से होगा, क्या सोशल इंजीनियरिंग उसके लिए की जा रही है या जो क्षेत्र है हर क्षेत्र को जो है उचित जो है वो दिया जा रहा है महत्व। तो इसी चीज को हम जरा समझें। हमारे साथ हैं राजनारायण शर्मा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राजनारायण जी, क्या लगता है आपको किस तरीके का ये मंत्रिमंडल होना चाहिए? देखिए, मंत्रिमंडल 30 मंत्री जो है बना सकते हैं। 30 मंत्री जो है मुख्यमंत्री का पदाधिकार है क्योंकि 200 विधानसभा क्षेत्र में से 30 मंत्री बन सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से चर्चा हुई कल राजेंद्र राठौड़ के बीच में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजेंद्र राठौड़ के बीच में, उसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सीपी जोशी वो भी मीटिंग में थे, उसी को लेकर एक लिस्ट तैयार की गई और उसके बाद आज रात को मुख्यमंत्री जो है वो भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ बड़े शीर्ष नेताओं से वो मुलाकात करेंगे बीजेपी के और लिस्ट जो है लगभग फाइनल करके वो आएंगे। माना जा रहा है कि 18 से 22 मंत्री, क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे थे कि 18 जो सीट वहाँ लगाई गई है उसके अलावा 4 सीटें एक्स्ट्रा रखी गई है। इसका मतलब 22 मंत्री लगभग शपथ ले सकते हैं और टोटल 22 मंत्री और 3 मंत्री चूँकि शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ में, 2 उप मुख्यमंत्री ने शपथ ली क्योंकि कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको दर्जा है, तो उप मुख्यमंत्री का कोई पद इसमें नहीं होता। तो 25 मंत्री टोटल होते हैं क्योंकि 5 सीट वो लगभग खाली रखेंगे ताकि 2024 के चुनाव के बाद एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा, उसमें उस 5 सीटों को भरा जाएगा। दूसरी बात आपको बता दूं तो जो नाम सबसे प्रमुख जो आ रहे हैं वो किरोड़ीलाल मीणा हैं, जोगेश्वर गर्ग हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, सिद्ध कुमारी है, ऐसे कई नाम जो हैं वो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, दीप्ति माहेश्वरी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन पे फोकस करेगी क्योंकि पहली बार का जो विधायक है उसको बीजेपी आलाकमान ने चीफ मिनिस्टर बनाया है। तो ऐसे में उन विधायकों की उम्मीद जगी है जो एक बार के विधायक है। मुझे ऐसा लगता है कि उन विधायकों को भी जो है यहाँ मौका दिया जा सकता है कि कुछ करने का, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो विजन है वो चाहते हैं कि जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में वापस एक बार बीजेपी सत्ता में आए, ऐसे में उन लोगों को मौका दें जो अधिक से अधिक काम करके और दिखाए कि राजस्थान में एक नया परिवर्तन, चूंकि नरेंद्र मोदी ने हर भाषण में ये बोला है कि अशोक गहलोत का युग जो है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में एक नया जो उन्होंने एक अध्याय शुरू किया है भजनलाल शर्मा के रूप में, चूँकि 3 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, 2 बार वसुंधरा राजे रहे, इसके बाद अब एक तीसरा व्यक्ति राजस्थान की कमान संभाल रहा है जो 25 साल बाद मिली है। ऐसे में मुझे लगता है कि बहुत सारी रणनीति बीजेपी की रहेगी और ऐसे लोगों को मौका दिया जा सकता है जो सरकार को चलाने में अहम भूमिका रहे। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनको भी मौका दिया जाएगा और जो सबसे जूनियर 1 बार का विधायक है, 2 बार का विधायक है, उसको भी मौका दिया जाएगा। दुर्गेश जी, तो युवा और जो है बुजुर्ग दोनों ही तरीके के जो लोग इस मंत्रिमंडल में जो हैं वो हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात राजनारायण, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से जयपुर की जो है वो बड़ी कमान जो है वो दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जयपुर संगनेर विधानसभा से आते हैं, उसके बाद अगर हम दिया कुमारी की बात करें तो वो जयपुर विधानसभा सीट से ही आ रही हैं, और हम अगर उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दूदू वो भी जो जयपुर का ही एक पार्ट है।
तो क्या, क्योंकि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसा बड़ा चेहरा जो कि केंद्र में भी जो है वो मंत्री पद संभाल चुके हैं, और उसके बाद उनके नाम को लेकर जो है कई बार चर्चा हुई कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको जो है प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ऐसे में क्या उनको नकार दिया जाएगा या उनको भी चांसेस हैं? क्या जयपुर को और प्रतिनिधित्व मिल सकता है? देखिए दुर्गेश, आपने जिस तरह से सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। आप पूरे राजस्थान की जो सीटें हैं, जो बीजेपी की 115 सीटें हैं, उसका अगर आप विवरण की बात करें तो टोटल विवरण में राजपूत जो है वो 17 विधायक राजपूतों के बने। इसके अलावा जाट के 12 विधायक है, जाट समुदाय से ब्राह्मण से 12 है, एससी के 23 है, एसटी के 16 हैं, गुर्जरों के 5 है और वैश्य समाज के 8 है, रावत समाज के 3 है, नागर धाकड़ 3 है, कालवीर पटेल के 3 है, विष्णोई 3 है, सैनी 2 हैं, यादव 2 हैं, सिंधी 2 हैं, देवासी समाज के 2 हैं, राजपूत 1 है, सिख 1 और अन्य समाज के मिला के टोटल 115 विधायक जीत के आए हैं। तो चूंकि फोकस जयपुर को बहुत मिल चुका है, क्योंकि पूरी सरकार जयपुर चलेगी तो बाकी को क्या मिलेगा। ऐसे में बीजेपी सबसे पहले ये चाहेगी कि सभी लोगों को मौका मिले, क्योंकि 50 जिले बीजेपी कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, तो कम से कम संभाग स्तर से तो उनको मिले। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं विधानसभा लोकसभा चुनाव को देखते ये भी सोचेगी कि जो और समाज के अकॉर्डिंग बांटा जाए। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, ऐसे में एक ब्राह्मण का चेहरा और बीजेपी इसी मंत्रिमंडल में उतार सकती है। इसके अलावा राजपूत, क्योंकि एक राजपूत को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, तो 1-2 राजपूत और लेंगी। इसके अलावा जो जैन समाज है, जो वैश्य समाज है, उनमें से उनको लिया जाएगा। जी, एक चीज़ सबसे बड़ा है, वैश्य समाज की आपने बात करी, कालीचरण सर्राफ एक बहुत बड़ा नाम है और लगातार उनका जो अनुभव है वो बहुत देखा जाए, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी कैबिनेट में वो रहे, काफ़ी उन्होंने संघ में भी उनका अच्छा पकड़ है, उसके साथ साथ संगठन में भी वो रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको नकारा जा सकता है? लेकिन वो भी जयपुर से आते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है, क्या उनको प्रतिनिधित्व मिल सकता है? बिल्कुल ऐसा है कि चूँकि वसुंधरा राजे के कुछ करीबी जो मंत्री हैं रहे हैं वसुंधरा सरकार में, उनको भी मौका दिया जाएगा, क्योंकि वसुंधरा जी को नकार नहीं सकती बीजेपी। तो ऐसे में मुझे कुछ लगता है कि जो है कालीचरण सर्राफ की भी लॉटरी लग सकती है। दीप्ति महेश्वरी जो, क्योंकि किरण महेश्वरी की बेटी है, जीत के आई है, तो उसको भी मौका मिल सकता है। अनिता बघेल जो अजमेर से हैं, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष अजमेर से बनाया गया, बहुत मजबूत दावेदारी के रूप में अजमेर को दिया गया है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी महिला की बात करते हो तो उनका भी एक मौका मिल सकता है। किरोड़ीलाल मीणा बहुत अपने आप में मीणा समाज के बहुत बड़े नेता हैं, तो उनको भी मौका दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल होगा वो इस तरह से बीजेपी दोनों बीच में सामान्य में लगा वो करके उनको तैयार करेगी कि कितने विधायक जो है सीनियर होंगे, कितने विधायक जो है जूनियर होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल इंटरेस्टिंग होगा। तो 22 मंत्री की इस समय तक जानकारी कि 22 मंत्री तक शपथ ले सकते हैं, और हो सकता है वो 18 भी हो, क्योंकि भजनलाल शर्मा आज रात को जो है राजेंद्र राठौड़ के साथ जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहाँ वो विचार विमर्श करने के बाद फाइनल होगा किसको कितना मौका दिया जाए, कौन से जिले को कितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो वहाँ से तय होगा। क्योंकि समीकरण जो है 2024 लक्ष्य 2024 चल रहा है, इस समय 2024 के बाद ये तय होगा कि आगे किस तरह से सरकार चलेगी। अभी फिलहाल जो बीजेपी का फोकस है 2024 को देखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश करेगी बीजेपी, ताकि हर जनता तक बीजेपी सरकार का मैसेज पहुंचे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार अब बन चुकी है राजस्थान में। जी राधान जी, एक सवाल यहाँ पर सबके मन में क्रोध रहा है, वो है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार चौंकाते आए अपने निर्णयों से, तो क्या जिस तरीके से भजनलाल जो कि पहली बार विधानसभा में चुनकर आते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट पद दे दिया जाता है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो है मैसेज देना था कि एक कार्यकर्ता जो एक आम कार्यकर्ता है, गुदड़ी का लाल है, उसको भी जो है बीजेपी इस पद तक पहुंचा सकती है। तो क्या जो चेहरे हैं, जो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की हम अभी बात कर रहे हैं, क्या उनको भी दरकिनार करके क्या नए चेहरों को, क्योंकि सेकंड लाइन तैयार करना चाहती है बीजेपी, एक नई खेप जो है, युवाओं की खेप जो है वो, और फॉर्मूला भी उन्होंने दिया है कि 70 से ऊपर के जो लोग हैं उनको हम थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करेंगे। तो क्या मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार होने वाला है, तो क्या इसके अंदर यूथ का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहने वाला है? बिल्कुल, आप जिस तरह से जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ या जो दिग्गज लोग हैं, सीपी जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जो व्यक्तिगत जो विधायक हैं उनको भी मंत्री बनाया जाए, उनको भी लेके चलेगी बीजेपी, ताकि कहीं अंडरस्टैंडिंग बिगड़े नहीं। ऐसे में आपको पता है 15 तारीख को जब मुख्यमंत्री भजनलाल ने शपथ ग्रहण की थी, उससे लेके अब तक 1980 में ऐसा ही देखने को मिला जब जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री था।
और जगन्नाथ पाड़िया की जो कैबिनेट बनी थी उससे भी लंबा टाइम इन्होंने लिया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़िया जो है कैबिनेट देने की तैयारी है और ऐसी कैबिनेट दी जाएगी ताकि लोग याद रखें। इस तरह से नरेंद्र मोदी अमित शाह जो चाणक्य जोड़ी है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है 22 मंत्रियों में हर वर्ग को मौका दिया जाएगा और हर जो कार्यकर्ता है उनको ध्यान में रख के ये तैयार किया जाएगा। चाहे वसुंधरा जी के कुछ मेंबर्स इसमें आएंगे, इसमें जो है आपके अर्जुन राम मेघवाल के कुछ मेंबर्स आएंगे, तो हर वर्ग को संतुष्ट करके ये मंत्रिमंडल बनाया जाएगा। देखिए राजनारायण जी, जिस तरीके की स्थिति रही है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे तौर पर मैसेज था। लगातार हर मंच से जेपी नड्डा जी इस बात को कहते आए हैं और हमने देखा भी जब टिकट बंटवारा भी हुआ और इस तरीके की स्थितियां बनी तो संगठन को ही सर्वोपरि माना गया। जो बड़े दिग्गज नेता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया और टिकट बंटवारे में भी जिस तरीके की स्थितियां हमने देखी, तो क्या लगता है आपको कि संघ जिस तरह गुट जो है वो नहीं चाहता है, संगठन में भी इसी तरीके की स्थिति है, गुटबाजी नहीं हो, सब मिलकर लड़े, क्योंकि 2024 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए ये सारा खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो गुटबाजियां हैं कि भाई ये उनके गुट के हैं, ये उनके गुट के हैं, ये उनके गुट के हैं, तो क्या उसको भी तोड़ने की कवायद इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगी? देखो, बीजेपी को नाराजगी बहुत मुश्किल हो सकती है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिस तरह से बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आलाकमान ने अपनी मर्जी से बना दिए, लेकिन वो जो दूरियां हैं वो सही कहीं ना कहीं मन में ठेस वाली है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनके लोगों को भी इस मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी तवज्जो दी जाएगी जो इन लोगों के बहुत खास है। तो मंत्रिमंडल का जो जितना मैंने विवरण आपको बताया, मंत्रिमंडल में उन सभी वर्गों को भी ध्यान में रखा जाएगा और उन लोगों को भी, जैसे आप कांग्रेस सरकार में आपने देखो तो जितेंद्र सिंह के कुछ मंत्री बने, जो है अशोक गहलोत ने अपने खुद मंत्री बनाए, क्या नाम सचिन पायलट ने अपने मंत्री बनाए। तो यहाँ भी ऐसा ही है। प्रताप सिंह भी जो है वो गुट से आते हैं, वसुंधरा राजे गुट से आते हैं, कालीचरण सराफ वसुंधरा राजे गुट से आते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वसुंधरा राजे गुट से आते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी में संगठन मजबूत है, बीजेपी में जो पार्टी आलाकमान ने जो कह दिया वो फैसला मजबूत है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो वृद्ध अवस्था में जो विधायक है उनको भी लेके चला जाएगा और युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा इस मंत्रिमंडल में। तो युवाओं को और अनुभव का दोनों का इसके अंदर एक जो सबसे बड़ी राजनारायण जी बात है वो है कि धर्म से जुड़े जो नेता हैं, चार जो हैं वो धर्म से जुड़े हुए नेता जीत के आए हैं। अभी तक जो है माना ही जा रहा था कि बाबा बालकनाथ को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वो सारा उसके ऊपर पानी फिर गया। उनका नाम बहुत चला था, प्रतापपुरी का नाम चला था, और इस तरीके से 4 जो नेता चुन के आए हैं धर्म से जुड़े हुए नेता, तो क्या उनको कुछ इस बार कुछ मिल सकता है? क्या कैबिनेट में उनको मिल सकता है कोई स्थान महत्वपूर्ण? देखिए, 4 में से एक नेता को महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है, वो है प्रतापपुरी जो महाराज हैं। वो चूँकि पोखरण इलाका है, पोखरण चूँकि जैसलमेर बॉर्डर है, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है, और वहाँ पे उस व्यक्ति को हराया जो गाजी फकीर के रिश्तेदार हैं, साले मोहम्मद को। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकती है, क्योंकि तिजारा भी एक अपने आप में जगह है, लेकिन तिजारा मेन अलवर के अंदर आता है। तो बालकनाथ का सेकंड ऑप्शन है। अगर मेरे सूत्र के अनुसार तो जो प्रतापपुरी जो महाराज है उनको इसका मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 4 जीत के आए हैं। हवा महल से बाल मुकुंदाचार्य जी, और तिजारा से जो है बालकनाथ, और प्रतापपुरी महाराज जो है वो पोखरण से। इसके अलावा एक ओटाराम देवासी जो है वसुंधरा राजे सरकार में राज्य मंत्री भी थे। तो ये 4 में से एक मंत्री जो है संत समाज से भी बनाया जा सकता है। तो क्योंकि राजनारायण जी सबसे बड़ी जो बात थी, क्योंकि हमने टिकट बंटवारे में भी देखा मुस्लिम चेहरा एक भी नहीं रहा, और जो है हिंदुत्व का कार्ड खेलती हुई बीजेपी नजर आई। उन्होंने साफ कर दिया था वही फार्मूला अपनाया जो कि यूपी में अपनाया गया था। एक भी मुस्लिम चेहरे को उन्होंने जो है मौका नहीं दिया। यूनुस खान की जो है तरफदारी फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की, लेकिन उनको आखिरकार जो है डीडवाना जाके और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ना पड़ा। तो क्या लगता है 2024 चाहती है कि राजस्थान से 25 की 25 सीटें, जो पिछली बार चाहे कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 25 की 25 सीटें राजस्थान से बीजेपी को मिली। इस बार भी बीजेपी अपना जो लक्ष्य लेके चल रही है राजस्थान से 25 की 25 सीटें हैं। ऐसे में बीजेपी जो है पूरा दिमाग
उसी सीटों पे लगाई हुई है। ऐसे में भजनलाल शर्मा को, जो आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था उस समय, एक भजनलाल शर्मा जो पहली बार विधायक बने, उनको इतना बड़ा पद दिया तो बीजेपी में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई बीजेपी ने कर दिया कि जो दरी बिछाने वाला आदमी वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ऐसे में इस बार बीजेपी ने जो बहुत बड़ा कार्ड खेला है, उस कार्ड की वजह से 25 की 25 सीटें बीजेपी राजस्थान से ले सकती है। और चूंकि एक सवाल जो आप कह रहे थे कि वसुंधरा राजे ने पैरवी की है, तो बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी जो कांग्रेस सरकार में हुआ। कांग्रेस सरकार में ये हुआ, जो कांग्रेस को हरा के आए, जो निर्दलीय नेता थे, उनको महत्व दिया गया और इसी वजह से कांग्रेस की ये स्थिति हुई। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो बीजेपी कैंडिडेट को हरा के जो निर्दलीय आए, जैसे यूनिस खान है, तो डीडवाना से जो आए वो बीजेपी कैंडिडेट को हराया, क्योंकि बीजेपी के वो उम्मीदवार थे, वसुंधरा सरकार में बहुत बड़े बड़े पद पे रहे, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। तो जो अमित शाह है, जेपी नड्डा, उस चीज़ को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर सरकार की सीटें अगर डाउन होती, अगर 99 या 100 की फेर में होती, तो जरूर इनसे मदद मांगी जा सकती थी, लेकिन अभी इनको जरूरत है नहीं, क्योंकि 115 सीटें 115 सीटें से ये जो है स्पष्ट बहुमत की ओर राजस्थान से चल जाएंगे। 25 की 25 सीटें ये इफेक्ट कर लेंगे। आप जाइए देखिए, उधर चंद्रबान से आके नरपत सिंह राजवी को हरा के आए, तो उन्होंने सशर्त समर्थन दिया है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने उस पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया, अभी तक उस केस को पेंडिंग करा है। 2024 के बाद निर्णय किया जाएगा कि उनके साथ क्या करना है। एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये, क्या जो अब मंत्रिमंडल का चेहरा होगा तो वो क्या सोशल इंजीनियरिंग, और हम ये मान लें कि जो 25 सीटें जो लोकसभा की हैं उसको देखते हुए बनाया जाएगा। एक बिल्कुल पंक्ति में आपका उत्तर चाहिए। 25 सीटों को देखते हुए ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। अगर सरकार 25 सीटें नहीं लेती है तो मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा। 5 या 7 सीटें वो खाली छोड़ के चलेंगे, ताकि 24 के बाद लोगों के मन में रहेगा जिन विधायकों का नंबर नहीं आया वो अपने 100% देने की कोशिश करेंगे, बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने की कोशिश करेंगे राजस्थान में 25 सीटों के लिए। अगर उनमें से जिस विधायक, जो बीजेपी का विधायक है, वहाँ से अगर वोट कम आते हैं तो बीजेपी हो सकता है उसको मंत्री पद से हटा दे, या ज़्यादा वोट आते हैं तो नया मंत्री ला सकते हैं। इसलिए 5 से 7 सीटें वो रख के चलेंगे, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने साफ कर दिया था, 2 विधायकों ने साफ कर दिया था कि 18 से 20 विधायक जो है मंत्री शपथ लेंगे। तो वो सब चीज़ देखते हुए बीजेपी ये जो है ये तुरुप का इक्का जो है वो चलेगी, क्योंकि सबसे लास्ट करीब 15 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार होने की स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं इतना मंथन चला होगा बीजेपी के सामने, क्योंकि फिर आज भजनलाल साहब जा रहे हैं आला कमान से मीटिंग करने के लिए, और चूंकि जिनका जो विभाग है वो विभाग भी तय होकर आएगा कि जिस दिन मंत्रिमंडल शपथ लेगा उसी शाम को विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि भजनलाल शर्मा जो है गृह विभाग और फाइनेंस और डीओपी वो अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में जो दिग्गज नेता हैं उनको बंटवारा का भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी कि किस किस डिपार्टमेंट को किस किस को देना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आज शायद वो भी सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि भजनलाल जी जा रहे हैं। तो उसके बाद तय होगा कि राजस्थान का मंत्रिमंडल विस्तार कैसा होगा, कैसे जनता की जो बीजेपी माइंडेड लेके आई है, बीजेपी 115 सीटें लेके आई, वो उन जनता के मुद्दों को कैसे जो है बुना पाएगी, जो उनके घोषणा पत्र में है उनको किस तरह से वो देखेगी। कि 100 दिन की कार्य योजना, अभी जो मीटिंग हुई थी जितने भी शासन सचिव के साथ में, 100 दिवस की कार्य योजना का उनको लिस्ट बना के दे दी कि हमको 100 दिन की, क्योंकि अब समय कम बचा है। अब लोकसभा चुनाव में का जो टाइम है वो बहुत कम समय बचा है, करीब 1.5 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। तो और अच्छा 6 तारीख से अभी आचार संहिता जो है गवर्नमेंट ने लगा दी, निर्वाचन आयोग ने, ट्रांसफर पोस्टिंग सब बंद कर दिए गए। तो ऐसे में बहुत बड़ा इनके पास अभी टास्क है कि किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं और किस तरह से 2024 में राजस्थान से 25 सीटें लेके जाते हैं। ये बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल है और पार्टी के लिए भी। तो पर्दा जो है अभी डला हुआ है कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। हमें अब बस कल 3:30 बजे तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसके बाद जो है पता चलेगा कि भजनलाल शर्मा का जो मंत्रिमंडल है किस तरीके का होगा। और कवायद जो है सीधे तौर पर जो है वो बैटिंग की जाएगी 2024 को लेकर। 2024 को किस तरीके से साधना है, 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में कैसे जाए, कैसे उसके ऊपर कब्जा जो है वो सारा जो है उसके ऊपर खाका जो है वो तैयार करने की कोशिश की जाए।